एक अन्य रोमांसवादी चित्रकार है जिसको नियो क्लासिकल पेंटर भी माना गया, पर बाद में इन्होंने रोमांसवादी चित्र बनाए थे जिसका नाम है इंग्रे, जीन ऑगस्ट डोमिनिक इंग्रे। जिस समय दिलाक्रा के नेतृत्व में रोमांसवाद का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था, जॉन ऑगस्ट डोमिनिक को छोड़ नवशास्त्रवादी चित्रकारों में कोई विशेष ख्याति प्राप्त चित्रकार नहीं रहा था। इंग्रे 17 साल की उम्र में पेरिस आए। वे दाविद के प्रिय शिष्य हो गए और विद्यार्थी दशा में उन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए। इंग्रे एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार थे और कला के इतिहास में उनकी तुलना एक रेखा चित्रकार के रूप में इन्हें गिने जो चित्रकार थे उनमें उनकी तुलना हुई थी। चित्र बनाने से पहले इंग्रे सैकड़ों अभ्यास चित्र बनाते थे तथा पेंसिल से बनाए हुए चित्रों का निरीक्षण, अभ्यास व कौशल आकृष्ट शैली के उदाहरण इनमें देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत चित्र बनाने से पहले भी इंग्रे उस व्यक्ति का पेंसिल से छाया प्रकाश बनाना नहीं भूलते थे, बारीकियों को उसमें दिखाने का पूरा प्रयास करते थे और रेखा चित्र को चित्र की भांति ही कंप्लीट करते थे। 1806 में से 1820 तक इंग्रे रोम में रहे, जहां पर रफेल का बहुत प्रभाव पड़ा। इंग्रे ने स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श रूप में बनाया। इन चित्रों में जो है तुर्की जो हमाम खाना है वो प्रसिद्ध है। इंग्रे एक उत्कृष्ट व्यक्ति चित्रकार भी थे। इन चित्रों में मैदाम रिविये, फ्रांसवा गॉर्ने प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र की श्रेणी में हैं, किंतु लुइवन जैसे कुछ अपवाद भी हमें देखने को प्राप्त होंगे। इंग्रे के समान कोमल, सुनियंत्रित व सजीव रेखा इंग्रे से पहले केवल रफेल ही बना सकते थे। इन गुणों से ही इंग्रे की गणना संसार के श्रेष्ठ चित्रकारों में हम देख सकते हैं। रोमांसवाद और नवशास्त्रीयतावाद में इतनी असमानता होते हुए भी एक समानता थी। दोनों ही यथार्थ मानव जीवन से मीलों दूर थे। रोमांसवाद ने कल्पना की सहायता से कभी मनोरम तो कभी साहसपूर्ण विषय से भरी किंतु असत्य सृष्टि का निर्माण किया। विख्यात स्पेनिश चित्रकार गोया की कला में हमको यथार्थवाद के बीच जो परिस्थितियां जो उद्भूत हो रही थी वो हमको गोया के चित्रों में धीरे धीरे देखने को मिलती है, जबकि असाधारण कल्पना शक्ति और संपन्न प्रतिभा के कारण गोया रोमांसवादी चित्रकार ही माने गए। गोया को वैसे तो कुछ लोग पूर्ण रूप से रोमांसवादी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके रोमांसवादी चित्रण में भी यथार्थ जीवन के गहरे अनुभवों का सामर्थ्य हमको देखने को मिलता है। गोया दाविद के समकालीन कलाकार थे, परंतु उन्होंने अपने कलात्मक व्यक्तित्व की आवश्यकता के सामने कला के नियमों को ठुकरा दिया था। उनकी कला शक्ति जागरूक है। कला के इतिहास में ऐसा अन्य जिंदा दिल कलाकार शायद ही कोई हुआ होगा जिसने सत्य के प्रति इतने सचेत रहकर साहस के साथ संसार की दुष्ट शक्तियों से मुकाबला किया हो। अतः अन्य रोमांसवादी कलाकारों में गोया में जमीन और आसमान का अंतर हम देख सकते हैं। यद्यपि असामान्य कल्पना शक्ति के कारण उनकी रोमांसवादी कलाकारों में उनकी गिनती हम देखते हैं। स्पेनिश कलाकार गोया का जन्म 1776 से 1828 के मध्य माना जाता है। इनका पूरा नाम फ्रांसिस्को द गोया था। कला के इतिहास में गोया ने निर्भीकता से आंदोलन के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज के भी कलाकार इनसे इंस्पायर्ड हैं। काम में इंडिविजुअल फीलिंग हमको देखने को मिलेगी। न सिर्फ एक्सप्रेशन की बात बल्कि पारंपरिक शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त करी थी और तकनीकी कौशल में इनका जो हाथ था वो बहुत पारंगत था। स्पेन के अरागोन प्रांत में एक सारगोसा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। परिवार 1760 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था।
प्रारंभिक शिक्षा रिलीजियस स्कूल में सारागोसा में ही हुई थी, जो कि जोसे के निर्देशन में हम देखते हैं। 4 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात चित्रकला की समस्त जो बेसिक टेक्निक्स थी उसको इन्होंने सीखा। उसी के साथ में रंगों की तकनीक से संबंधित जानकारी भी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। रंग, कैनवास, बेस तैयार करना इन्होंने सीख लिया था। ये चित्र की लंबी अवधि के लिए आवश्यक भी था। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इनके चित्र अभी भी अच्छी स्थितियों में हमें प्राप्त होते हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने सीखा पोर्ट्रेट पेंट करना। चर्च के ऑल्टर पीसेस भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। ड्राइंग रूम किस प्रकार बनाए जाते हैं उसकी जानकारी भी इनको थी। इनका स्टेटस हम देखते हैं कि बहुत आम था, पर जो ताइपलो है जर्मन, लंदन, राफेल जो है, इन कलाकारों का प्रभाव गोया पर या गोया के व्यक्तित्व पर हम देख सकते हैं। मैड्रिड में नई अकादमी खुली थी। कोशिश में ये कई बार फेल भी हुए थे। इसके बाद गोया इटली चले गए और इटली में पामा में पेंटिंग की और उनकी पेंटिंग की सराहना भी बहुत हुई और ये उसके पश्चात पुनः स्पेन आ गए। बुल फाइट जैसे समसामयिक विषयों पर भी इन्होंने काम किया। रॉयल वर्क के लिए बुलावा इनको मिला। बेयर वे मैंक्स ने टेपेस्ट्री के लिए इनको अप्रोच किया था और उन्होंने काम भी किया। स्पेन की रोजमर्रा की जीवन से जुड़े विषयों को इन्होंने डिजाइन किया, न कि प्राचीन विषयों को। गोया का कहना था कि प्रकृति में लाइन कहाँ है, सब जगह तो रंग ही रंग है। उन्होंने रंगों को ही फोकस किया था। 1780 के अंदर ये मैड्रिड अकादमी के मेंबर रहे थे। 1785 में डिप्टी चीफ बने थे। 1789 में चार्ल्स द्वारा रॉयल पेंटर चुने गए थे। 1790 के अंदर हम देखते हैं कि काम इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ और रॉयल टेपेस्ट्री डिजाइन इन्होंने कर ली थी। इस समय कुछ पोर्ट्रेट व कुछ पेंटिंग्स भी बनाई थी जो रॉयल परिवारों से संबंधित थी। 1790 का दौर इनके करियर का महत्वपूर्ण दौर माना जा सकता है। जीवन की कुछ एक घटनाओं ने संपूर्ण कलाकार के व्यक्तित्व को प्रभावित भी कर दिया था और बहुत अलग तरह का काम दरबारियों के व्यक्ति चित्र के अलावा भी इन्होंने किया। यह 90 का दशक हम मान सकते हैं। फ्रांस की क्रांति का समय था और नेपोलियन का प्रभाव स्पेन तक भी पहुंच चुका था और 90 के दशक में हम देखते हैं कि बुल फाइट स्पेन का सबसे पसंदीदा विषय भी है, जो कि गोया को भी पसंद आया। कुछ नेपोलियन की सेना के आक्रमण से संबंधित कुछ काल्पनिक या वैरायटी वाले जो चित्र थे, ये चित्र उस समय की स्थिति को डिपिक्ट भी करते हैं जो कि गोया ने पेंट किए। 1792 के अंदर ये एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए जिसके फलस्वरूप आंशिक अंधता इनको आई और हमेशा के लिए इनको सुनना बंद हो गया। इस स्थिति में भी चित्रों की अभिव्यंजना बहुत इन्होंने स्पष्ट रूप से करी। बहुत से चित्र फैंटेसी, अद्भुत काल्पनिकता से भरपूर इनके चित्र हैं, जैसे जो है कैपेसिस जो प्रिंट है वो। इन्होंने सीरीज वर्क भी किए जो मनुष्य की मूर्खता की मजाक बनाते हैं। इंद्रियों के व्यर्थ होने के कारण चित्र में अंतर्दृष्टि झलकी, क्योंकि इनकी 2 इंद्रियां व्यर्थ हो गई थी, आंख और श्रवण इंद्री, पर उनके चित्रों में अंतर्दृष्टि उसके बाद झलकी। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, विचिश जैसे सब्जेक्ट धार्मिक अंधविश्वास पर अटैक करते थे। महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने राजनीतिक कार्टून भी बनाए, जो कि इससे पहले इतने हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। राजनीतिक कार्टून इन्होंने शुरू कर दिए थे जिन्हें बाद में बैन कर दिया गया, उन्हें विवश किया गया। ये जो प्रिंट एचिंग तकनीक ही है, ये जो जितना भी इन्होंने ये काम किया था,
ये पहला ऐतिहासिक इंसिडेंट है जो राजशाही के करप्शन के खिलाफ कार्य करने को दबाव बनाया था। इन्हें उसे डिस्ट्रॉय भी करना पड़ा था बाद में दबाव के कारण। गोया के आंतरिक कलाकार के रूप में उनके चित्र में बहुत सारे चित्र हैं, जैसे द फैमिली ऑफ चार्ल्स फोर्थ 1798 में की जो सभा है उसका चित्र, द स्पाइल 1798 में डार्क कलर भयानक चेहरे बैकग्राउंड को पेंट एक्सप्रेसिव बनाने हेतु इन्होंने काम किया। एक और है द बरियल ऑफ सार्डल, भयानक चेहरे इसमें भी हमको देखने को मिलते हैं। मैड हाउस 1800 में बनाया, जिन्होंने चेतना खोने के बाद में इस तरह के वो चित्र बनाए थे। चेतना खोने के बाद या मानसिक अस्वस्थता की बात कर लें तो ये चित्र उस स्थिति को भी बताता है। साथ ही इन्होंने बुल फाइटिंग जैसे चित्र भी हिंसात्मक प्रभाव को रेड कलर के थ्रू बनाया और ये संदेश दिया कि हमारे मन की पशुता भी इस प्रकार की ही